नमस्कार दोस्तों, मैं कुंदन सिंह टीवीएल कोचिंग के मेरे इस यूट्यूब चैनल पर फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम भूगोल का वस्तुनिष्ठ प्रश्न का पूरा वीडियो ख़त्म कर दिए। ये वीडियो जो है हमारा अर्थव्यवस्था का वीडियो है। तो अर्थव्यवस्था का भी 2 वीडियो हम लगातार आपके लिए अपलोड कर चुके हैं। ये मेरा तीसरा वीडियो है और इस वीडियो के आप अंत तक बने रहिए। इस वीडियो से आपके परीक्षा में काफ़ी सहायता मिलेगी। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, सामने कक्षा 10th है। बिहार बोर्ड के अनुसार कक्षा 10वीं बिहार बोर्ड के अनुसार हम अर्थव्यवस्था के कुछ प्रश्नों को देखने जा रहे हैं। पहला प्रश्न स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं। सवाल है, भारत करीब कितने वर्षों तक ब्रिटेन का उपनिवेश बना रहा। मतलब कहने का मतलब क्या, भारत लगभग कितने वर्षों तक अंग्रेजी शासन का गुलाम रहा। तो 200 वर्षों तक राइट ऑप्शन होगा। आप टिक कीजिएगा, याद रखिएगा। भारत 200 वर्षों तक अंग्रेजों का गुलाम रहा, ठीक है। और उससे पहले 300 वर्षों तक मुगल साम्राज्य का गुलाम रहा। ऐसे कुल मिलाकर भारत 500 वर्षों तक गुलाम है। लेकिन इतिहास में हमको सिर्फ 200 वर्ष ही पढ़ाया जाता है। कुल मिलाकर भारत 500 वर्षों तक गुलाम रहा, 200 वर्षों तक अंग्रेजों का और 300 वर्षों तक मुगलों का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सवाल है, प्रथम मानव विकास रिपोर्ट किसके निर्देशन में तैयार की गई थी। तो याद रखिएगा, इसका राइट ऑप्शन होगा महबूब उल हक। महबूब उल हक नामक व्यक्ति ने प्रथम मानव विकास रिपोर्ट को तैयार किया था। प्रथम मानव विकास रिपोर्ट का मतलब क्या, मनुष्य का विकास किस प्रकार कैसे हुआ है उसके बारे में इन्होंने पूरा डाटा अपना सूची दिया था, ठीक है। अगला प्रश्न है, सवाल है कोसी नदी ने बिहार में किस वर्ष तबाही मचाई थी। तो सन 2008 में। आपको हमने पहले वाले वीडियो में भी पढ़ाया है कि सन 2008 में कोसी नदी का बांध टूटने से बिहार में भयंकर बाढ़ आया था, ठीक है। और कोसी नदी को बिहार का शोक नदी भी हम कहते हैं। इस बात को आप याद रखिएगा। कोसी नदी नेपाल से होकर बिहार में आती है, ठीक है। और कोसी नदी को बिहार का शोक नदी कहते हैं। लेकिन आज कोसी नदी पर बहुत ही मोटा, मजबूत और ऊंचा बांध बना दिया गया है, जिसके कारण बाढ़ नहीं आती है, ठीक है। लेकिन सन 2008 ईस्वी में बिहार में भयंकर बाढ़ आई थी। बिहार में तबाही मच गई थी, ठीक है। अगला प्रश्न है, चंपारण सत्याग्रह, जिसको हम चंपारण आंदोलन भी कह सकते हैं। चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत किसने की थी। तो महात्मा गांधी ने। याद रखिएगा कि महात्मा गांधी ने चंपारण आंदोलन की शुरुआत की थी, ठीक है। बिहार में एक चंपारण जिला है। चंपारण जिला में अंग्रेजों ने बहुत ही हड़कंप मचा दिया था। चंपारण के किसानों को जबरन कि नील की खेती करवाते थे। न करने पर उनका ज़मीन हथिया लेते थे। वे लोग एक नियम लगाए थे जिसको हम 3 कठिया व्यवस्था कहते हैं। 3 कठिया व्यवस्था के आधार पर वे नील की खेती करवाते थे, ठीक है। और जिस समय धान बोया जाता है उसी समय नील भी बोया जाता है। तो ना अंग्रेज सबसे पहले किसानों से नील बोआते थे, जिसके कारण किसान धान बोने में पीछे हो जाते थे और उनकी धान की फसल उतनी अच्छी नहीं हो पाती थी। और नील बोने में खर्चा बहुत लगता था और साथ ही साथ मिट्टी की उर्वरता शक्ति भी कम होती थी। किसान भाई लोग का मन नहीं था खेती करने में, लेकिन अंग्रेज ज़बरदस्ती नील की खेती करवाते थे। और इसी को रोकने के लिए वहाँ के किसानों ने गांधी जी को बुलाया। गांधी जी ने चंपारण आंदोलन किया। सबसे पहले जब गांधी जी चंपारण जिला में आए ना, तो उनको किसी ने भी आवास परवास नहीं दिया। कोई भी अपने घर पर गांधी जी को नहीं रख रहा था, ठीक है। सब अंग्रेज से डर रहे थे कि यदि मैं आपको आसरा दूंगा तो अंग्रेज हमको मारने लगेंगे, इसलिए आप अपना आसरा खुद बना लीजिए। तो उन्होंने एक महुआ के पेड़ के नीचे झोपड़ी बनाई और बाद में अंग्रेजों ने उस झोपड़ी में आग भी लगा दी। लेकिन महात्मा गांधी ने हिम्मत से काम लिया। उन्होंने सोचा ना कि चंपारण जिला में शिक्षा का अभाव है, जिसके कारण यहाँ के लोग जागरूक नहीं है। तो उन्होंने अपनी पत्नी समेत और भी कई लोगों के द्वारा शिक्षण संस्थान की स्थापना की, विद्यालय खोले। कस्तूरबा गांधी ने विद्यालय को चलाया और चंपारण जिला में शिक्षा का प्रवाह होने लगा और चंपारण जिला देखते ही देखते सुधरने लगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, चंपारण
सत्याग्रह गांधी जी ने चलाया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, इनमें कृषि आधारित उद्योग कौन है? तो आम से अचार बनाना जो है ना, कृषि आधारित उद्योग है। और ये सवाल ना बाई ऑप्शन है, आप देखिएगा और टिक कीजिएगा। मतलब पूछेगा इनमें से कौन कृषि जनित उद्योग है, तो आप चारों ऑप्शनों को देखिएगा कि इनमें से कौन ऐसा ऑप्शन है जिसका जिसका कच्चा माल खेती से आता है जो होगा, उस पर टिक कीजिएगा। ठीक है, और याद रखिएगा इनमें सभी वाला भी ऑप्शन इसमें हो सकता है, तो चारों ऑप्शन को देख करके समझ करके टिक कीजिएगा, क्योंकि इस टाइप के प्रश्न जो है ना ये बाई ऑप्शन वाले सवाल है, आप समझ करके टिक कीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, मनरेगा के अंतर्गत कम से कम कितने दिनों के लिए रोजगार अवश्य उपलब्ध कराया जाता है? तो याद रखिएगा मनरेगा जो होता है ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, जो मनरेगा है ना, यह योजना ना मात्र 100 दिनों के लिए, लगभग 3 महीना 10 दिन के लिए ही नौकरी देता है। तो 12 महीना में 3 महीना आपको नौकरी देगा, तो इससे घर चलेगा, आपको कुछ अलग करना होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा टिक कीजिएगा कि मनरेगा मात्र 100 दिनों के लिए रोजगार देता है, नौकरी देता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, विश्व में आर्थिक विकास या समृद्धि का आकलन किस आधार पर किया जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा आय के आधार पर। यदि आपके पास आमदनी अधिक है, रुपया पैसा अधिक है, मतलब पूंजी अधिक है, तो आप विकास कर रहे हैं, आप अमीर की श्रेणी में आएंगे। ठीक है, और पूंजी का मतलब सिर्फ रुपया पैसा नहीं होता है, पूंजी का अर्थ आपका घर भी होगा, जमीन होगा, गाय भैंस होगा, पशुशाला होगा, वाहन होगा, ये सब भी पूंजी के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, उत्पादन के किस संसाधन का लाभकर ब्याज है? तो उत्पादन जो है ना पूंजी का लाभकर ब्याज है। ठीक है, पूंजी का लाभकर ब्याज क्या है? तो उत्पादन। अगला प्रश्न है, गरीबी के कुचक्र की अवधारणा किसकी है? तो रैगनर नार्कस की है। मतलब गरीबी नामक कुचक्र नामक जो रचना है, पुस्तक है, इस पुस्तक को रैगनर नार्कस नामक अर्थशास्त्री ने लिखा था। याद रखिए, और इन्होंने सही ही कहा है, गरीबी कुचक्र है, गरीबी कुचक्र है। यदि आप गरीबी में जी रहे हैं तो आप कुचक्र में है। गरीबी भी एक बीमारी के समान ही है। यदि आपके पास गरीबी है और आपको कोई बीमारी है छोटी सी, 2 रुपये का दवा खरीदना है, 2 रुपये नहीं रहेगा तो आप बिना दवा के मर भी सकते हैं। ठीक है, इसलिए आप अपने ऊपर काम कीजिए और आप सिर्फ पैसा के पीछे भागिए, कुछ कमाइए, तो ही आपको समाज में इज्जत मिलेगी। लोग झूठ मूठ के कहते हैं कि बिना पैसा का भी बहुत कुछ होता है। ठीक है, लेकिन गलत बात है। आज सबसे बड़ा रुपया पैसा ही है। आप पढ़ाई कीजिए, आप मन लगा के पढ़िए, आपके पास भविष्य में आज से 10-15 साल रुपया पैसा नहीं रहेगा आपके पास, तो आपको कोई नहीं पूछेगा। ठीक है, इसलिए आप बढ़िया से मन लगा के पढ़िए। अगला प्रश्न है, 2014 से 2015 में किसकी प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक थी? तो इसका राइट ऑप्शन होगा दिल्ली। मतलब भारत में ना 2014 से 2015 का आंकड़ा यदि लिया जाए तो उस आंकड़ा के आधार पर ना दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय अधिक थी। और प्रति व्यक्ति आय का मतलब का एक आदमी की कमीनी, और वो भी औसतन एवरेज के अनुसार से। ठीक है, अगला प्रश्न है, 2014 से 2015 के आंकड़ों के अनुसार बिहार की प्रति व्यक्ति आय कितनी थी? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 31,380 रुपया। मतलब 2014 से 15 के आंकड़ों को देखा जाए ना तो बिहार में एक आदमी की आमदनी थी 31,380 रुपया। ठीक है, और यही आंकड़ा 2011 के अनुसार तो 25,494 रुपया, लेकिन वो भारत में है और ये क्या है, बिहार में है। तो बिहार में जो है ना 31,380 रुपये जो है ना प्रति व्यक्ति आय, यानी एक आदमी की मासिक आमदनी, तो ये एवरेज के अनुसार से है, औसत के अनुसार से। सब लोग का पगार इतना नहीं है, इसमें तो कितना का 2 आदमी का पगार है, तो कितना का 3 आदमी का पगार है। मतलब इसमें जो अधिक कमाता है उसको भी लेकर चलना है, और जो कम कमाता है उसको भी लेकर चलना है, और जो नहीं कमाता है उसको भी लेकर चलना है। ठीक है, तो आपने देखा अभी कि 2014 से 2015 के आंकड़ों के अनुसार बिहार की प्रति व्यक्ति आय कितनी थी? तो 31,380 रुपया एवरेज के अनुसार से। ठीक है, अगला प्रश्न है, देश के अन्य राज्यों
एवं केंद्र शासित प्रदेशों की अपेक्षा बिहार की प्रति व्यक्ति आय क्या है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा न्यूनतम। मतलब बिहार पिछड़े राज्य में क्यों है? क्योंकि यहाँ की प्रति व्यक्ति आय जो है या आमदनी जो है बहुत कम है। बिहार में कल कारखाने बहुत कम है, उद्योग धंधे नहीं है या नहीं के बराबर है, इसलिए बिहार अति पिछड़ा में आता है। ठीक है, अगला प्रश्न है राष्ट्रीय आय का अर्थ है। तो राष्ट्रीय आय का अर्थ है उत्पादन के साधनों के आय से। ठीक है, अगला प्रश्न है राष्ट्रीय आय का सृजन होता है। तो उत्पादक क्रियाओं द्वारा ही राष्ट्रीय आय का सृजन होता है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय आय को मापने की उत्पादन एवं गणना विधि आर्थिक दृष्टिकोण से है तो वैज्ञानिक। ठीक है, अगला प्रश्न है राष्ट्रीय आय में सम्मिलित रहती है क्या? तो विदेशों से प्राप्त आय। ठीक है, विदेश से भी आय आती है तब तो राष्ट्रीय आय बनता है, क्योंकि हमारे देश के बहुत सारे लोग विदेश में भी रहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रमुख अनुमान लगाया था किसने? तो दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है, याद रखिएगा, भारत की राष्ट्रीय आय मतलब पूरा भारत देश की आमदनी का अनुमान सबसे पहले किसने लगाया था? तो दादा भाई नौरोजी। पर आप टिक कीजिएगा तब जाके आपको 1 में 1 मार्क्स मिलेगा, आप ध्यान से देखिए। ठीक है, अगला प्रश्न है दादा भाई नौरोजी के अनुसार 1868 में भारत की प्रति व्यक्ति वार्षिक आय कितनी थी? तो मात्र 20 रुपया। कितनी थी? मात्र 20 रुपया। मतलब सन 1868 की बात है। सन 1868 में भारत में एक आदमी की वार्षिक आय मतलब एक आदमी साल में 20 रुपये कमाता था, लगभग 1.5 रुपया के महीना। ठीक है, उस समय 1.5 रुपया का जमाना था। कोई 4 रुपये का महीना कमाता था तो 1 रुपये खाता था, 1 रुपये घर भेजता था, 1 रुपये पॉकेट में और 1 रुपये खाता में रखता था। ठीक है, और उस समय बहुत ही सस्ता था सब चीज़, और उस समय रुपया का वैल्यू था। ठीक है, अगला प्रश्न है किसी राज्यों के नागरिकों का जीवन स्तर निर्भर करता है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद पर। और लास्ट सवाल है इस वीडियो का, राज्य घरेलू उत्पाद का आकलन किया जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा वर्तमान मूल्य पर या स्थिर मूल्य पर। ठीक है, इस तरह आपने देखा, हमने अर्थव्यवस्था का यह वीडियो भी खत्म कर दिया। आपने इस वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए मैं आपको दिल से शुक्रिया करता हूँ, और फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।